बैक टू माय चैनल। चले गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारे सोलमेट का। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने कि बदले हुए रूप को देख के मोशानु के अंदर जो विंग की सोल है उसकी वजह से मोशानु के बदले हुए रूप को देख के काफ़ी लोग काफ़ी शॉक हैं। वहीं मोशानु अपने लिए जॉब की बात करता है मिस्टर लैन से, जिससे वांग जी गुस्से में अपनी जगह खड़ा हो जाता है। और अब आगे वांग जी गुस्से में मोशानु को देखता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात फादर से करने की। पहली बात, तुम्हारी शादी मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से हुई है और वो तुम कभी भूलना मत। तुम्हारा इस घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद है, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। इस बात पे सबको लगता है कि पहले की तरह मोशानु कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। वहीं विंग गुस्से में अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा, और तुम कौन होते हो मुझ पे कंट्रोल करने वाले? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने मुझे खरीद लिया है क्या हस्बैंड बन के? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने मेरे पे ऊपर मार्क लगा लिया है कि जैसा मिस्टर डॉन वांग जी कहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैं इंडिविजुअल अपनी लाइफ जीऊँगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड ज़रूर हूँ लीगली, बट रियलिटी में तुम्हें भी पता है कि तुम सिर्फ मुझसे बदला लेना चाह रहे हो। अगर मैं इस घर में रहूँगा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी की कर लोगे? पहली बात तुम कान खोल कर सुन लो, अब तक जो भी तुम मोशानु के साथ करते थे भूल जाओ कि मैं अपने साथ वो सब खोने दूंगा। दूसरी चीज़, तुम मेरे हस्बैंड हो, कोई मैं प्लॉट नहीं हूँ कि जिसके तुम मालिक बन गए हो। मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगा। मेरा मन है मैं जॉब ज़रूर करूँगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मिस्टर वांग जी, मैं अभी के अभी सारी मीडिया में सारे के सारे रिपोर्टर्स को फ़ोन करके यहाँ बुला लूँगा और सब बताऊँगा कि किस तरीके से सबके बीच में अच्छी इमेज रखने वाली द लान फैमिली अपने ही सन इन लॉ को ट्रीट करती है, उसे कैदी बना के रखती है। इस बात पे सब लोग शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। ये विंग यार मोशानु बहुत अजीब है। ये कौन सा मोशानु है जिसके बारे में ये लोग जानते भी नहीं थे? ये तो बिल्कुल अलग ही है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या हो गया मोशानु को। वहीं मैडम लैन, मास्टर लैन और शिचैन शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांग जी भी गुस्से में विंग की तरफ देख रहे हैं और बोलता है करो करो जो तुम्हें करना है, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम ये सब कर पाते हो। इस बात पे विंग गुस्से बोलता है अच्छा, तुम्हें सचमुच में देखना है? ये बोलने के बाद विंग तुरंत पास के लैंडलाइन के पास जाता है और डंडे उठा के एक नंबर डायल करने लगता है। एकदम से मास्टर लैन थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि वो अब अपनी इमेज को डैमेज नहीं कर सह सकते। सचमुच में वो फ्यूचर में मतलब कुछ टाइम बाद काफ़ी बड़ी एक तरह से पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहे हैं और उसलिए उनका क्लीन रहना, उनकी फैमिली का क्लीन रहना ज़रूरी है। इसलिए मास्टर लैन अपनी जगह से आगे आके विंग को रोकते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम किसी को फ़ोन नहीं करोगे। और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं वांग जी, तुमने इसके साथ जो करना था वो कब तक किया, लेकिन अगर ये जॉब करना चाहता है तो तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए। ये बात सच है, वो तुम्हारा हस्बैंड ज़रूर है लेकिन तुमने उसे ख़रीदा नहीं है, इसी कारण तुम उसे हर चीज़ के लिए बंदी नहीं बना सकते। अब मैडम लैन गुस्से में अपनी जगह से उठती हैं और अपने हस्बैंड को देखने लगती है और बोलती है क्या हो गया है आपको? पॉलिटिक्स के चक्कर में आप अपने बेटे के अगेंस्ट जा रहे हो? आपको पता है ना इसने हमारे बेटे की खुशी उससे दूर करी है। ये है विभूषण का कातिल। इस बात पे अब मतलब एक तरफ से मास्टर लैन उस अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, अब बोलते हैं और इस बात की इस बंदे ने कितनी बार हमसे सॉरी मांगी है, कितने सालों तक पनिशमेंट झेली है। ये बोलता है ना इससे गलती से हुआ था वो एक्सीडेंट, और एक सच्चाई तो यही है ना वो एक्सीडेंट था। इस बात पे एकदम से शिचैन गुस्से के बीच में आके बोलते हैं नहीं फादर, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। आपको अच्छे से पता है कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था विंग का, लेकिन अब 8 साल हो गए उस बात को। तुम लोग उससे बाहर निकलो। इसे कितनी पनिशमेंट दी है, कितनी बार तुम लोगों ने इसे कितनी लेवल का टॉर्चर किया है। अब इसे बार बार पनिशमेंट देके तुम्हें क्या लगता है विंग खुश होगा? उसके सोल को खुशी मिल रही होगी? तुम लोग क्यों नहीं ये समझते हो? इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नफरत में अपने ही बेटे को जला रही हो तुम्हें दिखाई देता है कि विंग की यादों में और इससे बदला लेने के चक्कर में वांग जी की क्या हालत हो गई है। मैंने तो वांग जी को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, इसे बदला लेते हुए, इसे टॉर्चर करने के बाद वांग जी के चेहरे पे कोई खुशी तो मैंने नहीं देखी। हमेशा सिर्फ विंग की याद और दर्द ही देखा है। तुम खुद अपने बेटे को दर्द में देखना पसंद करती हो, इसलिए तुम इसके साथ ये सब करवा रही हो। अब मैडम लैन एकदम से अपनी जगह शॉकिंगली खड़ी हो जाती है। आज मिस्टर लैन बहुत दिन बाद बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। पूरी लाइफ गिल्ट में किसी से बदला लेने की रिवेंज में जलते जलते कहीं ना कहीं उनका बेटा भी तो दुख में है। वांग जी कौन सा खुश है?
वो भी तो दुख में ही है ना, विंग की यादों में गुम है। वह मोशवानू को इस तरह से टॉर्चर करता रहेगा, विंग को याद करता रहेगा, तो कौन सा खुश रहेगा। इससे अच्छा अब इन चीज़ों से बाहर निकले, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़े, वो यही चाहते हैं। मैडम लैन भी अब शांत खड़ी हैं। वहीं वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपने फादर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन विंग को क्लीन चिट मिल जाती है तो खुश हो जाता है और तुरंत मास्टर लैन की तरफ देखता होता है। तो आप बताइए मैं कहाँ जा सकता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। इस बात पे मास्टर लैन और विंग की तरफ देखते हैं, या ये कहते हैं मोशवानू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मोशवानू तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारी ही कंपनी लैन कॉर्पोरेशन में जॉब कर सकते हो। शिचैन इसको जो भी छोटी मोटी जॉब हो, इसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे जॉब के लिए इसे लैन कॉर्पोरेशन में अपने साथ ले जाओ। और ये बात बोलने के बाद मास्टर लैन भी वहाँ से चले जाते हैं। शिचैन बिना मन के बहुत गुस्से में विंग को वहाँ से लेके अपने साथ लैन कॉर्पोरेशन आते हैं। वहीं विंग पूरे रास्ते में बड़ी एक्साइटमेंट में बाहर देख रहा है, मन में गुनगुना रहा है। विंग को इस तरह गुनगुनाते हुए एक्साइटमेंट में खुश जाते देखें, या ये कहते मोशवानू को वहाँ शिचैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके फादर ने जो कहा वो उसे काट नहीं सकते हैं। ऑफिस में आते ही वो अपनी सेक्रेटरी से बोलते हैं कि इसे जो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना मिनिमम जॉब जो होती है, यानी कि नॉर्मल काम वो दे दो। चाहे विंग भी खुशी खुशी वो काम के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। फिर विंग को एक मतलब लैन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में छोटा सा असिस्टेंट का काम मिल जाता है, यानी उस प्रोजेक्ट के लोगों की हेल्प करना, फाइल्स इधर से उधर करना, जो वो काम देंगे वो करते रहना। विंग भी खुशी खुशी से वो कर रहा है क्योंकि विंग के लिए भी ये सब चीज़ें नहीं है, तो उसे छोटे काम नहीं करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। विंग बड़ी खुशी से जो भी काम हो रहा है उसमें मगन है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी घर में अपने फादर का इस तरह से विंग का सपोर्ट करता देखे उसे दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मो जो लैन मेंशन आए थे ये सोच के कि मोशवानू तो उन्हें मिलेगा ही, वो आके उसे सबक सिखाएंगे मिमी के साथ। जब उन्हें पता चलता है कि आज तो विंग घर पे नहीं है बल्कि लैन कॉर्पोरेशन गया है, तो काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि कई साल बाद विंग घर मतलब मोशवानू घर से बाहर गया है, जो कि सब लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। जैसे गाइस एक चीज़ मैं बताऊं, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ बार बार मोशवानू और विंग के बीच में। तो मैं बीच बीच में आपने देखा होगा जहाँ मुझे लगता है मोशवानू यूज़ करना चाहिए वहाँ मैं मोशवानू यूज़ करती हूँ, और जहाँ मुझे विंग यूज़ करना चाहिए मैं वहाँ विंग यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी कभार कोई कन्फ्यूजन ना हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। आई होप आप मेरी परिस्थिति समझ रहे होंगे क्योंकि मैं भी पहली बार इस टाइप का फैन फिक्शन कर रही हूँ जिसमें बॉडी अलग है और सोल अलग है, तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप समझ जाइएगा। थैंक यू। नाउ बैक टू द स्टोरी। वहीं जब उन्हें पता चलता है कि मोशवानू घर पे नहीं है और लाइन मेंशन के लोगों ने उन्हें उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी है, उसे मतलब एक तरीके से इन दोनों को बहुत शौक लगता है। लेकिन ये दोनों वहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं क्योंकि ये आगे और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। वहीं विंग अपने घर पे मतलब अपने नई जगह पे काफ़ी खुश है, वो इधर उधर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है। वो यहाँ 2 मिशन से आया है। पहला उसे घर में नहीं रहना था, दूसरा उसे किसी भी तरह से इस शादी से फ्री होना है, किसी भी तरह से अभी मतलब मोशवानू को इनोसेंट प्रूव करना है, तो वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। वहीं विंग की नज़र जब उस ऑफिस के कुछ लोगों पे पड़ती है तो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि विंग को यहाँ पे नी हुसैन दिखता है। नी हुसैन इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है। नी हुसैन को देख के विंग को मन में खुशी होती है। इस मॉडर्न वर्ल्ड के नी हुसैन पुराने वाले नी हुसैन जैसा ही है, काफ़ी हद तक उन लोगों की हरकतें भी सेम सी है क्योंकि ये वाला नी हुसैन भी अकेले में कुछ एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था जिसे विंग ने देख लिया। अब विंग को इस चीज़ से हंसी भी आती है और उसे मौका मिल जाता है नी हुसैन से बात करने का। विंग डोर पे नॉक करता है, बोलता है क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। नी हुसैन तुरंत उस मैगजीन को छुपा के बोलता है हाँ आओ आओ। नी हुसैन को इस तरह मैगजीन छुपाते हुए देख के विंग हंस पड़ता है और बोलता है सर आप जो छुपा रहे हैं ना मैंने भी वो काफ़ी पढ़ी है, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे सामने वो पढ़ सकते हैं। अब एकदम से नी हुसैन शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, बोलता है क्या 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 बोल रहे हो तुम। अब एकदम से विंग हंसते बोलता है आप मेरे से वो चीज़ें मत छुपाइए सर, मुझे पता है आप क्या पढ़ रहे हैं। अब नी हुसैन अपनी थोड़ी सी खिसियाहट छुपाने की कोशिश करता है, तो विंग अपनी जगह से आगे आता है, बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई गलत बात नहीं है,
अकेले में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, तो आप इतना शर्मा या घबरा क्यों रहे हैं। विंग के इस रिएक्शन पे न्यूसन एकदम से एक्साइटेड होता है, बोलता है क्या बात है, तुम वो पहले इंसान हो जो इस चीज़ को गलत नहीं मान रहे हो। हाँ मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, आपकी हम अगर आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं अकेले में तो इसमें क्या दिक्कत है। आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं, किसी के और के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, किसी और के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। काश तुम ऐसे ही मेरे ब्रदर को समझा दो, मेरे दगा मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज रहे हैं, अब मुझे परेशान कर रहे हैं। बेचारा न्यूज़ है, कोई पहली बार उसकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, इस चक्कर में एक्साइटमेंट में विंग से बात करने लगता है। विंग भी न्यूज़ की बात समझता है, उसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट लैंड कॉर्पोरेशन से मर्जर के साथ कर रही है और ये प्रोजेक्ट नी कॉर्पोरेशन की साइड से नी हुसैन संभाल रहा है। विंग जो पहले से नी हुसैन और उसके भाई को हिस्टोरिकल वर्ल्ड से जानता है और फिर जब सुनता है कि यहाँ पे भी वो हालत है तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में जो हेल्प होगी वो सारी हेल्प करवाने की कोशिश करूँगा। इस बात पे नी हुसैन बड़ा खुश होता है, तो बोलता है सचमुच में, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तुम तो शायद शुआनू हो ना। एकदम से विंग उसे हंस के बोलता है तुम मुझे वी ब्रदर कहो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम से विंग की बात सुन के वही मतलब नहीं सर शॉकिंगली विंग की तरफ देख वो शानू की तरफ देखता है और बोलता है पर क्यों, मैं तुम्हें वी ब्रदर क्यों बोलूँ, तुम्हारा नाम तो मो शानू है ना, तो मैं तुम्हें मो ब्रदर या मो शानू बोलूँगा। इस बात पे विंग बोलता है नहीं यार, तुम मेरे दोस्त बने हो तो दोस्त की तरह तुमसे जो मैं कह रहा हूँ तुम प्लीज़ मुझे वही बोलो। ये नी मतलब मो शानू तो मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा दोस्त वी हूँ, और वी ब्रदर हूँ, जैसे मैं पहले था, तो तुम प्लीज़ मुझे वी ब्रदर बोलो। अब विंग एक ही बात सुन के एकदम से शॉकिंगली नी हुसैन उसे देखता है, बोलता है पहले था मतलब तुम और मैं पहले कब मिले, मैं तो तुमसे फर्स्ट टाइम आज मिल रहा हूँ ना, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो पहले था। अब विंग को याद आता है कि वो यहाँ पे हिस्टोरिकल वर्ल्ड की बातें नहीं कर सकता, इसलिए वो एकदम से होता है मतलब जैसे आप मेरे पहले दोस्त बने हो तो उस हिसाब से। इन शॉर्ट विंग अपनी बातों से नी हुसैन को घुमा देता है। अब बोलता है कि वो प्लीज़ उसे वी ब्रदर बोले, क्योंकि विंग थक गया है पूरी दुनिया को उसे मो शानू बोलते हुए सुन के। वो चाहता है कोई उसे उसके ओरिजिनल नेम यानी विंग की तरह तो यहाँ नहीं बुला सकता, पर कम से कम वी ब्रदर तो बोल ही सकता है ना, जैसे पहले नी हुसैन से बोलता था। तो इसलिए वो ऐसे नी हुसैन से रिक्वेस्ट कर रहा है। नी हुसैन भी उसकी रिक्वेस्ट पे मान जाता है। तो शुरुआत के एक हफ्ता बड़े आराम से विंग का बीतता है, वो नी हुसैन से अच्छी दोस्ती कर लेता है। शुरुआत में विंग कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहा, नई वर्ल्ड की नई चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि इस कंप्यूटर में बहुत पावर है, इस कंप्यूटर से काफ़ी सारी ज्ञान मिल जाता है। एक बुक की पूरी मतलब एक तरह से 1000 लाइब्रेरी की में जो बुक्स की नॉलेज है वो इस कंप्यूटर के अंदर आ सकती है। इस तरह की चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके विंग सीख रहा है। विंग की एक्साइटमेंट और इन चीज़ों की प्रति सीखने को देख के एकदम से नी हुसैन को कुछ अजीब लगता है कि ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी और वर्ल्ड से आए हो या किसी और दुनिया से आए हो। बट वो अब विंग का मतलब विंग उसका दोस्त है, तो नी हुसैन उसकी पूरी मदद कर रहा है। वही मास्टर मो लैंड कॉर्पोरेशन में जाके तो विंग को टॉर्चर नहीं कर सकते या विंग से ऐसे नाटक नहीं करवा मतलब सॉरी नहीं बुलवा सकते, इसलिए वो हर दूसरे दिन लैंड को मेंशन आते हैं विंग से बात करने। तो अब तभी मैडम लैन मतलब मास्टर मुझ को बोल देती हैं कि जैसे ही विंग इस घर आएगा तो वो उनको इन्फॉर्म कर देंगी। वो बार बार इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, इसलिए मास्टर मुझ बोलते हैं कि उनका बेटा ही ऐसा है, इतना गलत है कि ना चाहते हुए भी उनके पेरेंट्स को तो उसके माँ बाप होने पे परेशान बनना ही तो होगा। ये इस तरह की बातें करते हैं मास्टर मुझ। वहीं दूसरी तरफ विंग इस एक वीक में चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो सोचता है कि इस तरीके से तो उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में पुलिस और डिटेक्टिव दो लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ की जांच पड़ताल कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी जाकर ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में भी कल्टिवेटर्स ही चीज़ें पता करते हैं। इसी कारण उसे लगता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में उसे या तो कोई पुलिस या किसी डिटेक्टिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। यही बात सोचते हुए आज विंग अपने घर वापस आ रहा था।
जब वो घर पे आके आराम से चेंज करके अपने रूम में जाके लेट जाता है, ये सोच के कि आज वो थोड़ा रिलैक्स करेगा। और उसके बाद उस मतलब कंप्यूटर के थ्रू किसी डिटेक्टिव के बारे में सर्च करेगा या इस केस के बारे में जो ऑनलाइन मीडियाज में है वो सब रिसर्च करेगा। वो एक हफ्ते से यही कर रहा है। तभी धड़ाम करके उसका गेट खुलता है। जो अभी बेड पे लेटा हुआ था वो तुरंत बेड पे बैठ जाता है, तो देखता है कि सामने वही आदमी खड़ा हुआ है जो आदमी उसे हॉस्पिटल में मिला था, यानी मो शुआनू का फादर। विंग को लगता है जैसे फादर्स होते हैं, ये भी मो शुआनू का वैसे ही फादर होगा। पहले शायद इसलिए नाराज था क्योंकि मो शुआनू ने उसको सुसाइड किया है, और उसने जितनी डायरी पढ़ी है तो उसने अधिकतर यही है कि मो शुआनू के पेरेंट्स उस पर गुस्सा थे या मो शुआनू के पेरेंट्स उसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, वो यही सोच रहा था। लेकिन मो शुआनू के फादर तुरंत अंदर आते हैं और जोर से गेट बंद कर लेते हैं, और उसके तुरंत बाद अपने बेल्ट को खोलने लगते हैं। विंग को ये चीज़ थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन विंग उससे पहले कुछ रिएक्ट करते हैं। उसके फादर वो बेल्ट निकाल के एकदम से विंग को हिट करते हैं। पहली बार में विंग रेडी नहीं था, समझ नहीं पाया था, इसलिए वो बैट विंग को हिट हो जाती है, जिसके कारण विंग की एक बार के लिए चीख सी निकल जाती है। वो तुरंत घूर घूर के अब मास्टर मो को देखने लगता है। मास्टर मो गुस्से में दोबारा से बेल्ट विंग को मारने की कोशिश करता है, जिसे विंग कस के हाथ से पकड़ लेता है। अब मास्टर मो विंग से वो बेल्ट जोर से खींचते हैं, जिसके कारण विंग के हाथ में भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। सही कह रही थी मिमी, तुम्हारे पर कुछ ज़्यादा ही निकल गए। आजकल तुम अपनी मर्जी से चीज़ें करने लगे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिमी का नाम सबके सामने लेने की? तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम ही हो जिसने वो एक्सीडेंट किया है, बस यही बात तुम्हें याद रखनी है। और अब तुमने सबके बीच में अपनी बहन की जो इंसल्ट की है ना, उसका अभी के अभी नीचे जाके अपनी बहन से माफ़ी मांगोगे घुटनों पे बैठ के। हो सकता है उसके बाद मैं तुम्हें नाम पीटूं, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारी स्किन से ये खाल अलग कर, तुम्हारी बॉडी से ये स्किन अलग कर दूंगा। इतनी बुरी तरह से तुम्हें पीटूंगा कि तुम्हारी स्किन के हर उस पर एक मार्क होगा। विंग महसूस कर रहा है कि मो शुआनू कितने पेन में था, किस तरीके से मो शुआनू की फैमिली उसे ट्रीट करती है। यहाँ उसके फादर को सब सच पता है, उसके बावजूद भी वो अभी भी मिमी का साथ दे रहे हैं, एक खूनी का साथ दे रहे हैं, और मो शुआनू के साथ टॉर्चर करने की बात कर रहे हैं, उसे सॉरी बोलने के लिए कह रहे हैं। विंग को ये चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, और विंग गुस्से में मास्टर मो की तरफ देखता है। अब बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई बात आपको समझ में? इसी समय आप मेरे रूम से बाहर जाइए। सब कुछ सच जानने के बाद भी मिमी इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार है, जानने के बाद भी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे गुनहगार बोल रहे हैं। 8 साल मो शुआनू ने ये सब दर्द सहा, लेकिन आपने उसके बावजूद भी उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं, उसे पनिशमेंट दे रहे हैं। किस चीज़ की पनिशमेंट दे रहे हैं? आपका बेटा होने की पनिशमेंट दे रहे हैं क्या आप उसे? विंग गुस्से में बोला। मास्टर मो विंग को इतना गुस्सा करते देख के बहुत शौक होते हैं, यही कहते हैं मो शुआनू को इतना गुस्सा करते देख के बहुत शौक होते हैं, और एकदम से धड़ाम करके मो शुआनू के गाल पे थप्पड़ लगा देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल करोगे? विंग जो पहले से ही बहुत गुस्से में था और अचानक से इस थप्पड़ से एकदम से हिल सा जाता है। वो कोई मो शुआनू तो है नहीं जो पहले की तरह कितना भी पीट लो पिट जाएगा। गुस्से में घुमा के दोबारा से एक थप्पड़ मास्टर मो को लगाता है। विंग का थप्पड़ इतनी तेज था कि मास्टर मो धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। अब वो अपने गाल पे हाथ रख के घूर घूर के विंग को देखने लगता है। विंग गुस्से में बोलता है, हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने बोला ना कि आप मुझ पे हाथ नहीं उठाएंगे तो क्यों उठा रहे हो मुझ पे हाथ, और क्यों मारा मुझे? मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैं अच्छे से जानता हूँ किस तरीके से डील करते हो तुम मास्टर मो। आगे से मेरे कमरे में बिना मेरे परमिशन के घुसे ना तो इसी बेल्ट से मार मार के तुम्हारी स्किन को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम किसी के आगे आने लायक नहीं रहोगे। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। अब एकदम से मास्टर मो विंग का ये रूप देख या मो शुआनू का ये रूप देख के इतना डर जाते हैं कि अपनी जगह से उठ के तुरंत भागे हुए चले जाते हैं, और बाहर आते हैं। वो समझ चुके हैं कि जो उसकी बेटी कह रही थी वो गलत नहीं है, ये वो मो शुआनू नहीं है जो उनके सामने बीजी बिल्ली बन के रहे। ये मो शुआनू तो कोई शेर है जो अभी दहाड़ मार के इनसे अपने कमरे से बाहर निकाल चुका है, और अगला तो वो क्या करेगा कोई नहीं जानता। वो तुरंत से वहाँ से निकल जाते हैं। वही मिमी जो नीचे बैठ के वेट कर रही थी कि अब उसके फादर आएंगे, विंग उससे सॉरी मांगेगा। देखते हैं कि उसके फादर खुद घबराए हुए से आए हैं, तो वो खुद अब समझ नहीं पाती है। नहीं मास्टर हो सबसे एक्सक्यूज़ करके तुरंत मिमी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। बाद में आके वो मिमी को बताते हैं
कि तुम सही कह रही हो, और ये भी बता दें कि किस तरह से विंग ने उससे माफ़ी मांगने से मना कर दिया। माँ मिमी इस चीज़ से बहुत नाराज़ होती है और मन में कहती है माफ़ी तो मैं तुमसे मंगवा के रहूँगी, तुमने जो फादर के साथ किया वो भी, उसकी भी माफ़ी तुम मुझसे ज़रूर मांगोगे। क्या हुआ, फादर तुमसे सब माफ़ी नहीं मंगवा पाए तो मैं मंगवाऊंगी, तुम बस देखते जाओ। मतलब मोशानु के लिए बोल रही है मिमी, मोशानु तुम हमेशा से मेरे घर में एक कुत्ते की तरह पड़े हो, और कुत्ता जब ज़्यादा भौंकता है तो उसे गोली मार दी जाती है या घर से बाहर फेंक दिया जाता है। तुम्हारा भी टाइम आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाए। इस तरह से मिमी मन में कुछ सोच रही है। मिमी अब अपने कमरे में बैठा हुआ है, अब बहुत गुस्सा आ रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसा पागल बाप था ये। अब तो उसे इसके ये रियल में मास्टर मतलब मोशानु का फादर है या नहीं, इस चीज़ पे भी डाउट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो उस प्लान से आया था, एक तरह से विंग सोच के वो अब उस प्लान पे लग जाता है। वो तुरंत नेट पे एक डिटेक्टिव कंपनी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी कंपनी जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि पुलिस तो पता नहीं, वो जाएगा डायरेक्ट हेल्प करने, तो वो एक तरह से विक्टिम है, वो जाएगा हेल्प, मतलब एक तरह से कल्प्रेट है, वो जाएगा हेल्प करने तो पुलिस भी उसे पागल ही समझेगी। इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी ढूंढ रहा है और उसे एक कंपनी मिल जाती है लोटस पेयर के नाम से। विंग का मन लोटस पेयर सुन के बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसे अपने अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोटस पेयर की याद आती है। तो वो सोचता है कि वो इसी कंपनी से बात करेगा। वो यही सोच के आप सो जाता है। वहीं तो पिछले एक हफ्ते से वांगी भी विंग की हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। वो नोटिस कर रहा है ये पहले वाला मोशानु नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी बहुत सारी हरकतें इसे विंग की याद दिला रही है। विंग की तरह खाना खाना, विंग की तरह जोर जोर से हंसना, विंग की तरह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, विंग की तरह बहुत सारी चीज़ें जो इस समय मोशानु के अंदर विंग को मतलब वांगी को ऑब्जर्व हो रही है। वांगी मन में सोच रहा है क्या वो पागल हो गया है कि उसके मर्डरर को ही विंग की तरह सोच रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या मोशानु का अचानक से उस एक्सीडेंट के बाद, यानी उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी और हॉस्पिटलाइज हो गया था, उसके बाद से इतना बदला हुआ नेचर क्या है ये। वो बेचारा भी इसी कन्फ्यूजन में है, इन्हीं चीज़ों को सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ भी जैसा उसने सोचा था, वो नेक्स्ट डे नी मिंजे की हेल्प से, यानी वो नी हुसैन की हेल्प से नी हुसैन के साथ उस डिटेक्टिव कंपनी यानी लोटस पेयर में जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसे इस कंपनी का नाम है, इसका ओनर भी कोई और नहीं बल्कि जैन फैमिया ही है। उसके पुराने मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाले उसके अंकल, उसके फादर, अपने अंकल को यहाँ पे देख के विंग की आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल वर्ल्ड में वो इन्हें खो चुका था, वो इनके डेथ देख चुका था। इस वर्ल्ड में ये जिंदा हैं, ये देख के विंग को मन में बहुत खुशी होती है। वो उनके पास बैठता है और उन्हें बताता है कि उसे आज से 8 साल पहले एक एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवानी है। उन्हें प्रूफ चाहिए कि कौन था असली कल्प्रिट। इस बात पे जैन फैमिया तुरंत बोलते हैं कि वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये केस उस समय काफ़ी सुर्खियों में था और इस केस को हैंडल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका बेटा खुद जंचा है। जंचा एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस केस पे काम करता था, उसी ने कल्प्रिट को पकड़ा था। अभी उन्होंने मतलब विंग ने अपने मुँह पे मास्क लगाया हुआ है ना, तो इस कारण वो खुद बोलते हैं कि एक मोशानु नाम का बंदा था, उसे पनिशमेंट भी दे दी गई थी। लेकिन तुरंत विंग बोलता है यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, मोशानु असली कल्प्रिट नहीं है। और ये बात बोलने के बाद विंग अपने फेस से मास्क हटाता है। उसके फेस को देखते ही जैन फैमिया उसे तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं तुम? हाँ मैंने 8 साल तक बिना किसी गलती के ये चीज़ मानी थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मुझे सबूत चाहिए। मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, है ना अंकल? इसलिए मैं आपसे सच बोलना चाहता हूँ। पता नहीं जैन फैमिया इस अंकल वर्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, एकदम से बोलते हैं तुम मुझे सच बताओ। वही नी हुसैन ये चीज़ सुन के शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उसे तो अब तक विंग ने ये बात बताई नहीं थी। और विंग सब बताना शुरू करता है कि वो कल्प्रिट नहीं था, ये सब उसकी सिस्टर ने किया, उसके पेरेंट्स ने फोर्सफुली उसे माना, उसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और अब वो सारी दुनिया के सामने वो इनोसेंट है प्रूव करना चाहता है, इसलिए वो उनकी हेल्प चाहता है। इस बात पे जैन फैमिया बोलते हैं कि अगर तुम इनोसेंट हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे इनोसेंट होने का प्रूफ तुम्हारे पास ज़रूर लाऊंगा, लेकिन अगर तुमने खुद सबके आगे एक्सेप्ट किया है और अब अपनी सज़ा पूरी निभाई है तो उसके बाद भी तुम अब क्यों ये करना चाहते हो? इसके बाद विंग बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पूरी लाइफ लोग उसे कल्प्रिट समझे। वो इस गुनहगार वाली या एक मर्डरर वाली लाइफ टाइटल अपने साथ लाइफ टाइम तक नहीं लेके चलना चाहता।
इस बात पे जैन फैमिया बोलते हैं ठीक है, वो एक बार अपने बेटे को यहाँ बुलाएंगे और विंग उसके सामने ये बातें खुद बताए। विंग खुद जंचा को सब क्लियरली बताएगा तो जंचा शायद ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगा। यही बात वो बोलते हैं और ये दोनों यहाँ से ऑफिस के लिए वापस चले जाते हैं। जब ये ऑफिस में वापस आते हैं तो विंग को वहाँ शौक लग जाता है क्योंकि आज इस ऑफिस में कोई और नहीं बल्कि उसकी सो कॉल्ड बहन मिमी आई हुई है। मिमी को यहाँ देख के न्यूज़ एंड भी थोड़ा शॉक होता है। मिमी लैंड कॉर्पोरेशन की काफ़ी बड़ी पोजीशन पे जॉब करती है। वैसे मिमी को ये पोजीशन कोई उसके टैलेंट पे नहीं बल्कि उसके पापा के खरीदे हुए डिग्री और वांग जी की एक सिफारिश से ही मिली है। और ये बात यहाँ पे 80% लोग जानते भी हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है मिमी को कुछ कहने की क्योंकि सबको लगता है कि मिमी वांग जी की गर्लफ्रेंड है और सब लोग इसी कारण मिमी को रिस्पेक्ट भी देते हैं। मिमी इस चीज़ का खुद फ़ायदा भी उठाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग को मिमी अपने साथ एक कैबिन में बुलाती है। विंग अब मिमी के सामने बैठा है। अब मिमी विंग को अपने लिए और उसके लिए कॉफ़ी और चॉकलेट कुकीज़ लाने के लिए बोलती है। विंग भी नॉर्मली क्योंकि वो सबके लिए साफ कर देता है तो जाके ले आता है। उसे लगता है कि एक तरीके से नॉर्मल काम है कर लेगा तो वो ले आता है। लेकिन जैसे ही मिमी वो कॉफ़ी पीती है तो ज़ोर ज़ोर से खास के नाटक करने लगती है। तभी उस रूम के कुछ लोग एकदम से मिमी को संभालने लगते हैं। अब ये बात लैन वांग जी तक भी पहुंचती है कि मिमी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है। उसे और मतलब अपने लैंड कॉर्पोरेशन के ही मेडिकल जो एक होता है ना फार्मा रूम उसमें ले जाया जाता है। वहाँ पे मिमी को मेडिसिन दी जाती है। मिमी बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है ब्राउन शुगर से और इस कॉफ़ी में किसी ने ब्राउन शुगर डाल दी थी। इस बात पे विंग शॉकिंगली मिमी की तरफ देखता है। अब मिमी एकदम से वांग जी की साइड प्यारा सा फेस बना के बोलती मुझे पता है तुम मुझसे बहुत चिढ़ते हो मोशानु पर ब्रदर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मारना चाह रहे हो क्या? तुमने मुझे जान पूछ के ब्राउन शुगर वाली कॉफ़ी दी। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कितनी एलर्जी है ब्राउन शुगर से। तुम्हारे सामने की बात है ना, जब डॉक्टर हम दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट करता था, हम दोनों का मंथली चेकअप करने हम जाते थे, उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अब वांग जी गुस्से में विंग की तरफ मतलब मोशाने की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। विंग समझ रहा है कि मिमी क्या कर रही है। वो तुरंत बोलता है तुम झूठ मत बोलो, मैंने कोई तुम्हारी कॉफ़ी में ब्राउन शुगर नहीं मिलाई, मैंने नॉर्मल कॉफ़ी लेके आया था और जो कॉफ़ी तुमने पी वही तो मैंने पी, तो तुम्हारी कॉफ़ी में ब्राउन शुगर कहाँ से आ गई? इस बात का जवाब तो तुम दोगे। वांग जी गुस्से में मोशाने की तरफ देखता है। मोशाने बोलता मैंने कहा ना मैंने ये जानबूझ के नहीं किया और मुझे सचमुच में इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। विंग पूरे गुस्से में है और वो इस तरीके से अपने ऊपर कोई और ब्लेम नहीं लेगा। वहीं आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज आपको क्या लगता है? मिमी को लगता है कि पहले की तरह मोशानो इस बार भी उसकी बुली से मान जाएगा और बिना किसी बात के मिमी से सॉरी भी बोल देगा। पर हमको पता है हमारे विंग को बुली करना इतना आसान तो नहीं है। विंग मिमी को सबक सिखाएगा या वांग जी मिमी का सपोर्ट करेगा, ये सब आप नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखना। होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगे। थैंक यू।